अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे खालिद फारूकी साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब, फैसल शकील साहब और बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब, और इसके साथ ही साथ रऊफ बज़मी इस्लामाबाद से हमारे रिपोर्टर हैं, वो भी हमारे प्रोग्राम का आज हिस्सा होंगे। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ मुस्लिम लीग नून के लिए एक और बुरी खबर के साथ, एक के बाद एक बुरी खबरों का सिलसिला आना शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो बड़ा फैसला है वो भी सामने आया इससे रिलेटेड कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकी दारुल हुकूमत के तीनों हलकों के मुस्लिम लीग नून के जो कामयाब उम्मीदवार थे उनके नोटिफिकेशन ही मुअत्तल कर दिए। NA 46 है, NA 47 और NA 48 का RO का फैसला तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों आमिर मुगल, अली बुखारी और शुएब शाहीन ने चैलेंज किया था। तारिक फजल कौमी असम्बली के हल्का NA 47 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे और उनके मुद्दे मुकाबिल PTI के उम्मीदवार शुएब शाहीन थे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंजुम अकील की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया है। वो इंतखाबात में कौमी असम्बली के हल्का NA 46 से उम्मीदवार थे। आज अदालत में इस केस का अहवाल क्या रहा, हमारे रिपोर्टर इस्लामाबाद से रऊफ बज़मी लाइन पर हैं, उनसे हम डिटेल्स पूछेंगे कि आज की समाअत हुई कैसे, क्या रिमार्क्स थे अदालत की जानिब से जो कि सामने रखे गए। रऊफ, क्या आप आवाज़ सुन पा रहे? जी जी, आज का अहवाल बताइएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बड़ा अहम फैसला है जो कि सामने रखा है, आपको क्या लगता है इस अहम फैसले के बाद क्या सूरत हाल रही? जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस्लामाबाद के जो 3 हल्के हैं इंतखाबी हल्के, उनके नतायज के खिलाफ जो शुएब शाहीन और अली बुखारी की इंटर कोर्ट अपीलों पर जो है आज समाअत हुई, जिसकी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। तो जो आज के जो इस समाअत में सबसे अहम बात यह थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तीनों कामयाब उम्मीदवारों का जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद के इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्तें सुनकर जो है कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत की है। इसमें जो है NA 46 से नून लीगी रहनुमा थे उम्मीदवार अंजुम अकील, इसी तरह NA 47 से जो थे वो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और NA 48 से अनार के निशान पर जो आजाद उम्मीदवार थे राजा खुर्रम नवाज। रऊफ, आज अदालत में जज साहब के जो रिमार्क्स थे उस हवाले से प्लीज हमें आगाह कीजिए। बिल्कुल, जब दौरान समाज जो समाज का जब आगाज हुआ तो दरख्वास्त गुजार वकील शाहीन ने अदालत को बताया कि हमें तकरीबन 380 फॉर्म 45 इसी रात मिल गए थे। ठीक। उन्होंने कहा कि मेरा वोट तारिक फजल को, जबकि तारिक फजल का वोट मुझे डाला गया। हाँ। मैं मुश्किल रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचा और कहा कि अगर गलती है तो इसे दुरुस्त कर लें। अच्छा। रिटर्निंग ऑफिसर ने दबे लफ्जों में मुझे कहा कि यहाँ से चले जाओ वरना निकाल देंगे। तो रात 1 बजे तक फॉर्म 45 जारी नहीं किया गया तो हमने धरना दे दिया। इस मौके पर अदालत ने जो इंतजार किया कि क्या फॉर्म 45 पर रिटर्निंग ऑफिसर के दस्तखत मौजूद हैं, तो इस पर वकील ने बताया कि जी फॉर्म 45 पर तो रिटर्निंग ऑफिसर के दस्तखत मौजूद हैं। हमने रिटर्निंग ऑफिसर और फिर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को दरख्वास्त भी दी है। रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 48 तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में तैयार करना होता है। रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन की बुनियाद पर कहा कि अब आपका इंस्टॉलेशन नहीं होगी, हमारे हल्कों के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन वापस नहीं लिए गए। तो इस मौके पर जो वकील इलेक्शन कमीशन है उन्होंने इस्तताद की कि नोटिफिकेशन मुअत्तल ना करें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्तों पर समाज से नहीं रोक रहे, इलेक्शन कमीशन मेरिट पर इन दरख्वास्तों को सुनकर फैसला दे। इस मौके पर जो वकील थे आमिर मुगल, वो बोले मेरे मौकल के हल्के के कुल 343 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनके नतायज के मुताबिक आमिर मुगल लीड कर रहे थे। फॉर्म 45 के मुताबिक आमिर मुगल के वोट 85,224, जबकि मद्दे मुकाबल उम्मीदवार अंजुम अकील के वोट 43,604 हैं। फॉर्म 47 के मुताबिक मेरे वोट 44,317, जबकि अंजुम अकील के वोट 51,958 दिखाए गए। तो दलाइल सुनने के बाद अदालत ने तारिक फजल चौधरी और अंजुम अकील खान और राजा जो है खुर्रम नवाज की कामयाबी की नोटिस जो है वो मुअत्तल कर दिए। और अदालत ने फॉर्म 45 के हवाले से भी जो है वो पूछा है कि वो कहाँ है फॉर्म 45 जिस पर शुएब शाहीन साहब ने मजीद कहा कि वो हमने छुपा कर रखे हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जब ये बताया कि शुएब शाहीन ने अदालत को कि हमें तकरीबन 380 फॉर्म 45 इसी रात मिल गए थे। अच्छा जी, ठीक ठीक ठीक, ये तमाम तर सूरत हाल रही जी। आज जो जज के रिमार्क्स थे इस हवाले से ये बड़ा अहम फैसला है जो कि हमारे सामने आ चुका है। नौशाद साहब, सबसे पहले आप ही का पॉइंट इस हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला है और नून लीग के लिए ऑब्वियसली कोई अच्छी खबर नहीं है,
लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहीं ना कहीं से तो खुशी मना रहे हैं। क्या इस मौक़िफ़ से ये समझा जाए कि वाकई धांधली हुई? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इससे आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि धांधली तो जब साबित होगी तभी आप उसको कह सकते हैं कि वो धांधली है। अगर साबित हो जाए तो यकीनन धांधली है। अभी तो हाई कोर्ट ने वापस रेफर कर दिया है इलेक्शन कमीशन को, और सिर्फ नोटिफिकेशन मुअत्तल करके, क्योंकि वो जो बीच में एक बात आपने सुनी होगी रिपोर्टर की कि वो कह रहे थे कि हम आपको, चूंकि वो नोटिफिकेशन हो चुका है इसलिए हम आपको कोई एंटरटेन नहीं कर सकते, तो उसकी बुनियाद पर जो अदालत ने ये कहा, जज साहब ने ये कहा कि आपके नोटिफिकेशन मुअत्तल करके इलेक्शन कमीशन को दोबारा उनकी दरख्वास्त सुनने और कानून के मुताबिक फैसला करने का कह दिया है। अब बात रहेगी ये वहां पर जाकर साबित किया जाना चाहिए। अगर फर्ज कीजिए कि शोएब शाहीन साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है और उनके पास फॉर्म 45 वो वाले मौजूद हैं जो ओरिजिनल हैं और उन पर साइन मौजूद है, तो यकीनन उनकी बात में वजन होगा। वो जाकर अपना जो चैलेंज करेंगे, अगर उसकी गिनती में फ़र्क है या उसके 47 और 45 की टोटल कैलकुलेशन में फ़र्क आया है, तो वो भी दुरुस्त होना चाहिए। वो किसी की भी, देखिए दरख्वास्त किसी की भी हो, जमात कोई भी हो, लेकिन ये तो एक प्रोसीजर है जो ऑप्ट किया जाना चाहिए, और प्रोसीजर ऑप्ट करेंगे तो अल्टीमेटली उसको जो जिसे कह लीजिए कि इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त गुजार की जो भी ग्रीवियंस है उसको ख़त्म करना ही है, उसकी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। लेकिन ये कहा जाए कि जी ये जो नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया इसलिए धांधली हुई है, ये शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम ज़रा जल्दी नतीजा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक मेरी जो ऑब्जर्वेशन है जितने भी हल्के हैं जिनमें दोबारा वोट काउंटिंग भी इवन हुई है, वहां पर भी कोई मुझे नतीजा उलटता नजर नहीं आया, मां सिवाय एक आध शायद नतीजा जो उल्टा है वो भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला आया है। सो मुझे ये ख्याल नहीं है कि सिर्फ इसकी बुनियाद पर कि ये 3 नोटिफिकेशन मुअत्तल हुए हैं ये कहा जाए कि इलेक्शन में धांधली हुई है। हाँ, यकीनन बहुत सारे जगहों पे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जमातें जो हैं, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। बहरहाल ये एक इलेक्शन के ऊपर एक इस लिहाज से सवालिया निशान ज़रूर है कि हारने वाले भी जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, और जो जीते हुए हैं वो भी उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि जीतने वालों का ख्याल ये है कि उनकी 180 सीटें थीं जो उन्हें इलेक्शन से पहले पता नहीं किसने बताया, या वो फौरन इलेक्शन के बाद नताइज भी नहीं आए थे, वो कहना शुरू कर दिया गया था उस जमात की जानिब से कि उनके पास 180 सीटें हैं। अब उनके पास आधी तकरीबन रह गई हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने भी कहा हमारी आधी सीटें जो हैं वो पता नहीं कहाँ चली गई हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई हैं, इलेक्शन कमीशन को निकाल के देने पड़ेंगी। लेकिन जो मामला ये इल्ज़ाम लगाने का है या आर्ग्यूमेंट करने का है, बहुत सारी जमातें जो हैं वो धरना दिए भी बैठी हैं, प्रोटेस्ट भी कर रही हैं, और उनका एक मौक़िफ़ है कि उनके साथ धांधली हुई है। JUI भी कह रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है, GDA भी कह रही है। बात तो तकरीबन तमाम सियासी जमातें ही कर रही हैं, बस नून लीग की जानिब से बहुत ज़्यादा सवालात इस पर नहीं उठाए जा रहे हैं। लेकिन यही सवाल लेकर मैं रऊफ बज़मी के पास एक बार फिर से जाऊँगी। आज वो चूँकि अदालत में मौजूद थे, तमाम कार्रवाई जो अदालत की समाअत हुई है उन्होंने वहाँ पर मौजूद उसको अटेंड किया है। रऊफ, मुझे सिर्फ ये बताइएगा, शोएब शाहीन साहब की जानिब से भी आज अदालत में धांधली के हवाले से कोई बात की गई? जी बिल्कुल, जब समाअत हुई तो जो शोएब शाहीन उन्होंने कहा कि मैं हल्का NA 47 का उम्मीदवार हूँ और मेरे पास तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं। शोएब शाहीन का कहना था कि तमाम फॉर्म 45 के मुताबिक मेरे वोट 1,04,072 बनते हैं। मेरे मद्दे मुकाबले तारिक फजल चौधरी के 51,173 वोट थे। तो इस पर अदालत ने इख्तिसार किया कि क्या आपके पास इस वक्त असल फॉर्म 45 मौजूद हैं? तो इस पर शोएब शाहीन ने कहा कि असल फॉर्म 45 हमने छुपा कर रखे हैं क्योंकि हमें छीने का खदशा है। तो शोएब शाहीन ने कहा कि रिजल्ट जब आया तो फॉर्म 47 के लिए हम RO के ऑफिस गए। अदालत ने कहा कि इलेक्शन एक्ट के किस सेक्शन के तहत फॉर्म 45 और 47 जारी किए जाते हैं। इस पर शोएब शाहीन का कहना था कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 90, शिक 10 और 13 के तहत फॉर्म का इजरा किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि कानून में वाज़ेह है कि रिटर्निंग ऑफिसर बगैर किसी ताकीद के फॉर्म 47 जारी करे। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन और ने कहा कि आपके पास तमाम फॉर्म 45 कब तक आए? तो इस पर शोएब शाहीन ने कहा कि इलेक्शन की रात 12 बजे तक मेरे पास 380 फॉर्म 45 आए। तो मैं RO के ऑफिस गया तो मेरे फॉर्म तारिक फजल चौधरी के खाते में डाल रहे थे और इनके मेरे खाते में। तो शोएब शाहीन ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर दिया गया तो धमकी दी, तो कहा कि जाओ वरना उठाकर बाहर निकाल देंगे। शोएब शाहीन ने कहा कि रात 2 बजे से फिर हमने धरना तक दिया मगर उन्होंने आगे 2 फॉर्म 47 जारी कर दिए। शोएब शाहीन का कहना था कि रिटर्निंग ऑफिसर ने 9 फरवरी को दिन 1 बजे फॉर्म 47 जारी कर दिया। इलेक्शन नतीजे के बाद 2 फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से धमकी भी दी गई, ऐसा शोएब शाहीन साहब ने भी अपने दलाइल में कहा कि धमकी दी गई। तो इस पर क्या अदालत ने बरहमी का इजहार किया?
जी उस तरह से तो नहीं कहा, बर्मी का तजाब तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो है ये जो इलेक्शन कमीशन है इस पे उन्होंने कहा कि उनसे वो जवाब तलब किया कि वो जाएं इनकी दरख्वास्तों को देखें। तो जब ये शहब शाही ने कोई इलेक्शन कमीशन को अहकामात जारी किए गए हों आज की समाअत के दौरान जारी की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से, ये जो 2 रुकनी बेंच था, इन्होंने कहा कि जो है ये इसको दरख्वास्तों को दोबारा देखे इलेक्शन कमीशन, ये इन्होंने हदायत की है। ठीक है, और वकला के दलाइल के हवाले से भी जरा हमें ब्रीफ कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जो शहब शाहीन है उन्होंने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 मुताबिक जो है 47 तारिक फैसल चौधरी को 1,02,502 जबकि मुझे 86,396 वोट दिए गए। इसी तरह उनका कहना था इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 10 फरवरी को एक और फॉर्म 47 जारी की गया जिसमें मामूली तब्दीली की गई। शहब शाहीन का कहना था कि इन लाइन फॉर्म 47 के मुताबिक मेरे 86,784 जबकि तारिक फैसल के 1,02,000 से कम किया। ठीक, 51,173 वोट्स थे जो कि उन्होंने उस नतीजे के मुताबिक हासिल किए थे। ठीक है रऊफ बज़मी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तमाम आज अहवाल जो रहा अदालत का वो हमें बताया। बज़मी साहब जो है ना कोई ऐसी गुफ्तगू कर दें जिससे सना साहिबा को जरा थोड़ी सी तसल्ली हो कि वहां पे कुछ हुआ है। उन्होंने सिर्फ इतनी हिदायत की है नौशाद साहब, मैं सिर्फ अवाम के सामने क्लियर करना चाह रही थी आज का अहवाल जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैसला आया है जिसमें नून लीग में अब तशवीश की लहर दौड़ गई है। तो आपको नहीं लगता कि अवाम चाह रहे थे कि एक तफसीली फैसला सामने हमारे भी आए, हम भी सुने कि हुआ क्या आज अदालत में? कहा है कि सना साहिबा सुनना चाह रही थी, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने सिर्फ हिदायत की है कि केस को कानून के मुताबिक डील किया जाए, वो वापस रेफर कर दिया। एक्चुअली इसका मतलब यही है नौशाद साहब के मुताबिक ये फैसला रिवर्स भी हो सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा खुशियां मनाने की रिवर्स होगा कि नहीं होगा ये तो साबित करने पे है। जो देखे अगर फर्ज कीजिए कि तारिक फजल चौधरी कोई दावा करते हैं, वो इलेक्शन कमीशन के सामने अपना दावा जो है उसको साबित करेंगे तो उनको रिलीफ मिलेगा। अगर शोएब शाहीन साहब, अब मुझे नहीं पता वो फॉर्म छुपाने का अगर वो शोएब शाहीन साहब समझते हैं कि उनसे छीने जा सकते हैं फॉर्म, क्योंकि फॉर्म 45 एक होता ही नहीं है और ना वो किसी एक शख्स के पास होता है। वो तमाम उम्मीदवार जो उस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना सिर्फ उनके पास वो 45 फॉर्म साइन किया हुआ होता है बल्कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास भी होता है, रिटर्निंग ऑफिसर के पास भी होता है और डीआरओ के पास भी उसकी एक कॉपी होती है जिनकी बुनियाद पर फॉर्म 47 जो है वो जारी किया जाता है। सो ये तो मुझे नहीं मालूम कि उनके छीने जाने के बाद का वो फॉर्म जो है वो अदरवाइज नहीं मिल सकते, वो अदरवाइज भी फॉर्म अवेलेबल हो सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर कहा जाए कि जी वो फॉर्म 45 एक फॉर्म होता है जो अगर गायब हो जाए तो उसके ना कोई कॉपी होती है ना ही वो मिलता कहीं पे। तो इसलिए इस लिहाज से जब वो वहां जाएंगे इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, इलेक्शन कमीशन को अपनी जो भी रुदाद है वो सुनाएंगे। अगर उनकी बात में सदाकत है तो अल्टीमेटली उनके जिसकी बात में सदाकत है उसके हक में फैसला आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को खालिद साहब ये जरा गौर कीजिएगा इस वर्ड पर, इलेक्शन कमीशन को जिसका किरदार पहले से मुतनाज़ है, इलेक्शन कराने से पहले से लेकर अब तक, तो आपको लगता है इंसाफ करेगा इलेक्शन कमीशन? नहीं, देखिए कोई राय किसी इदारे के बारे में पहले से कायम कर लेना तो जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो हक है कि वो राय कायम कर सकती है और उनको करनी भी चाहिए। जाहिर है जिससे जो समझते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई उन्होंने यही बात कहनी है। ये जो फैसला हाई कोर्ट में होता है ना जी, ये देखिए इनिशियली जब भी कोई शख्स जाता है अदालत में तो वो इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाता है। अदालत का पहला फ़र्ज़ ये होता है, पहला काम ये होता है कि वो जो रिलीफ दे सकती है मिनिमम या मैक्सिमम जिस हद तक, तो वो उसको रिलीफ दे। अब अदालत ने जो काम किया वो ये कि उन्होंने जो मुतल्लिका फोरम है केस रेफर कर दिया उधर। मुतल्लिका फोरम है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन में अब पीटीआई के उम्मीदवारों को भी थोड़ी सी समझ कुछ लेट आती है। उनको चाहिए ये था कि वो सीधा इलेक्शन कमीशन में जाएं, डायरेक्ट वहां पे दरखास्त करें। जितना टाइम उन्होंने वेस्ट किया ना, पहले हाई कोर्ट में गए उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ केस जाता है, इस दौरान नुकसान उनको ये होगा कि अगर इलेक्शन कमीशन में कुछ दिन और लग गए और इसी दौरान असेंबली का इजलास बुला लिया गया तो फिर वो असेंबली के इजलास में ये लोग तो शरीक नहीं हो सकेंगे। ये माना कि वो लोग भी नहीं जा सकेंगे जिनके नोटिफिकेशन जो हैं वो मुअत्तल हुए हैं, लेकिन पीटीआई को भी इससे बड़ा फायदा नहीं होगा। अच्छा, पीटीआई ने जो सबसे अच्छा काम किया और जो उनके फायदे में अब तक गया है वो ये है कि उन्होंने कुछ वकला को टिकट दिए और जिन वकला को टिकट दिया, आप देखिए कम से कम 3 वकला के नाम मेरे ज़हन में इस वक्त आ रहे हैं। शोएब शाहीन साहब हैं, सलमान अकरम राजा हैं और खोसा साहब हैं। जी, लतीफ खोसा। अच्छा, अब खोसा साहब सीट अपनी जीत गए, सलमान अकरम राजा ने अपने हक में फैसला करवा लिया, इसी तरह से शोएब शाहीन भी इस पे कामयाब हो गए। ये तो उनकी एक कामयाब हिकमत अमली रही। लेकिन अब जब इलेक्शन कमीशन में ये मामला जाएगा तो इलेक्शन कमीशन इसको कितने दिन में निपटाता है। वो अगर ज्यादा थोड़ा टाइम ले गया और असेंबली का इजलास भी शुरू हो गया तो फिर एक मसला बना रहेगा। इसी दौरान देखिए नुकसान दूसरा क्या होगा, वो वोट जो कि मखसूस सीटों के लिए वो वोट जो मखसूस सीटों के लिए डाले जाने हैं
और वो मखसूस सीटें किसी पार्टी को मिलनी है, वहां भी ये वोट जो है ये काउंट नहीं हो सकेंगे, वहां भी ये प्रॉब्लम आ जाएगा। सो मामला पीटीआई के लिए अभी इतना आसान नहीं है। जो अदालत का बुनियादी किरदार है वो कोई किसी के ऊपर बरहमी का बिल्कुल नहीं होता। अदालत इस तरह का तासुर भी नहीं देती, ना देना चाहिए। जहां कहीं अदालतों ने इस तरह काम किया, अपने जुडिशियल एक्टिविज्म का मुजाहरा किया, वो आम पब्लिक ने पसंद भी नहीं किया। इस मामले में भी जो सीधा सीधा मामला है कि इसमें वो जो जिस तरह से वो अपने फॉर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे शोएब शाहीन साहब की एक बात की समझ नहीं आई जो वो ये बात कह रहे हैं। एक तो ये उन्होंने कहा कि हमारे पास 380 फॉर्म 45 जो थे हमें मिल गए थे। दूसरी तरफ पीटीआई का एक और मौकफ भी है कि हमें फॉर्म 45 दिए ही नहीं गए, और फिर एक और मौकफ भी है कि इन्होंने कई डुप्लीकेट भी तैयार करवाए हैं। सो ये जो मौकफ और मुतजाद मौकफ सामने आ रहा है, ये पार्टी के लिए और उसके उम्मीदवारों के लिए एक प्रॉब्लम का सबब बनेगा। पर मेरा अब भी ये ख्याल है कि ये बहुत अच्छी बात है कि पीटीआई के लोग बजाय इसके कि वो सड़कों पर आकर एहतजाज करें, उन्होंने जो आईनी और कानूनी फोरम्स हैं उनका सहारा लिया है। और ये सिर्फ उनके फायदे की बात नहीं, बल्कि ये जो दूसरी पार्टियां हैं उन्हें भी उनकी इस इकदाम का एहतराम करना चाहिए कि अगर पीटीआई अदालतों का रुख कर रही है, अगर पीटीआई इलेक्शन कमीशन में जाने की बात कर रही है, तो ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि असेंबली में जाके अगर हुकूमत बनाने की पोजीशन में अपने आप को समझती हैं, तो उनको चाहिए कि वो एक सियासी रास्ता निकालें। ये नहीं है कि वो पीटीआई को धकेले एहतजाजी तहरीक की तरफ। अगर वो एहतजाजी तहरीक की तरफ धकेलेंगे तो पाकिस्तान के लिए बहैसियत रियासत बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। इन मुश्किलात से बचाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी यह है कि जो मैंने बताया कि जो दरमियानी रास्ता के निकालने की बात है कि आइए सारे पार्लियामेंट में मिलकर बैठें। पार्लियामेंट के अंदर इसी दौरान अगर इलेक्शन कमीशन के कुछ फैसले ऐसे आते हैं जिनमें नशिस्तों का फैसला उससे मुख्तलिफ होता है जो कि पहले सुनाया जा चुका, तो असेंबली में पोजीशन बदलती जाएगी, असेंबली में उनकी नशिस्तों में इजाफा होता चला जाएगा। यही एक रास्ता है इस वक्त पाकिस्तान को आगे ले जाने का। वरना अगर कोई ये समझता है कि एहतजाज किया जाए, अगर कोई ये समझता है कि पार्लियामेंट का बायकाट किया जाए, अगर कोई ये समझता है कि हल्ला गुल्ला इस तरह का हो जाए जिसके नतीजे में एक बेचैनी अबतरी फैले, वो मेरा ख्याल है किसी को इस वक्त नहीं करना चाहिए। ठीक है, पीटीआई ने अपना मौकफ लिया है, कानूनी मौकफ लिया है, सियासी मौकफ लिया है। यही वजह है कि कई सियासी जमातों के 5वें दौर मुज़ाकरात के शुरू हो चुके हैं, लेकिन कुछ तय नहीं हो पा रहा है। वकास, सवाल आपकी जानिब में लेकर आऊंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने जहां इन केसेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, उसी के बरक्स हम देख रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो कामयाबी के नोटिफिकेशंस हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये इस तरह जो है कुछ कंफ्यूजन बाकी रहेगा या मजीद क्लैरिटी आएगी आने वाले टाइम में? देखिए जी, फेडरल इस्लामाबाद की हाई कोर्ट वो भी तमाम वो भी हाई कोर्ट की इंडिपेंडेंट डिसीजन पर प्रेसिडेंट्स वो चेक कर सकते हैं। हाई कोर्ट के सामने मुतअद्दिद एप्लीकेशन फाइल की गई थी और उन सबको कलता करके एक ही दफा डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था, इतनी कहते हुए कि आप रेलिवेंट फोरम पर जाएं। और रेलिवेंट फोरम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का ऑफिस था, वहां पे पिटीशन फाइल करे, दरखास्त देंगे, उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे। 2017 का जो इलेक्शन का एक्ट है उसके अंदर तमाम चीजें न्यूमरेटेड है। इन तमाम दो फोरम जो है इनको एग्जॉस्ट किए बगैर यू कैन नॉट नॉक द डोर ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लिहाजा ठीक है वकास, कुछ डिस्टॉर्शन है, हम उस डिस्टॉर्शन को ठीक कर लें, फिर उसके बाद मैं सवाल आपकी जानिब जरूर थ्रो करूंगी। फैसल, आप भी से सवाल, ये जो मुअत्तल होने वाले उम्मीदवार हैं अंजुम अकील, तारिक फजल चौधरी, राजा खुर्रम नवाज, आपको क्या लगता है कि इनके पास अब नेक्स्ट क्या कानूनी रास्ता बाकी है? देखिए, ये तो एक प्रोसीजर है जिसके तहत उन्होंने जो है वो अदालत ने इनके नोटिफिकेशन कलअदम करार दिए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पीटीआई के हक में फैसला आ गया। हाँ जी। अभी तो जो है वो फॉर्म 45 वेरीफाई होंगे, पेश होंगे और तमाम चीज़ें आगे आएंगी। लेकिन बड़ा मसला ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्म 45 असली है और कौन सा जो है वो जाली है। अब जो तहरीक इंसाफ वालों के पास है वो तो ये कहेंगे कि हमारा असली है, जबकि जो उनके मुखालफिन के पास है वो ये कहेंगे कि हमारा असली है। तो ये एक लंबी बहस चलेगी। मैं ये समझता हूँ कि ये आगे जाके काफ़ी टाइम लेके जो है फिर ये साबित हो पाएगा कि ये असल वोट किसके थे और कैसे है। लेकिन इस दौरान जो है वो हुकूमत बनेगी। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये अपनी तारीख का सबसे महंगा तरीन और सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन रहा। 1 खरब 52 अरब रुपए जो है वो इस पर खर्च हुए। यानी एक वोट पर तकरीबन 2.5
1000 रुपए जो है वो खर्च हुए। और उसका रिजल्ट ये है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं और बैरून मुल्क तमाम लोग इस इलेक्शन के जो इनेकाद पर सवालिया निशान आ रहे हैं, दिन ब दिन सामने आ रहे हैं। अभी गुज़िश्ता रोज बिल्कुल धांधली की आवाजें बुलंद हो रही है। अभी गुज़िश्ता रोज जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अभी मैं यहाँ पर आपको एक बड़ी खबर दे दूं और इंशाल्लाह आप देखिएगा ये साबित भी होगी कि नादरा ने अपने तौर पर तहकीकात की है और जरा ये बताते हैं तकरीबन 20 लाख अफराद ऐसे हैं जो कि दुनिया में हैं ही नहीं लेकिन उनके वोट कास्ट हुए। ये भी आपको पता चल जाएगा जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सामने ये चीज़ आएगी हक़ाइक़। तो ये भी मतलब धांधली हर तरीके से बताया जा रहा है कि इस इलेक्शन में मुख्तलिफ पार्टियों ने अपने अपने तरीके से जो है वो धांधली की है और ये मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन है अपने दौर के। इस सिलसिले में जो है वो किरदार ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन और निगरां हुकूमत जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि इलेक्शन शफाफ कराए जाए और उस पर इतने सवालात ना उठे, इतने महंगे तरीन इलेक्शन करवा रहे हैं लेकिन वो मुतनाज़ा बनते चले जा रहे हैं और मज़ीद लोग जो है वो बना रहे हैं सोशल मीडिया का सहारा लेकर और मुख्तलिफ कई फेक खबरें भी जो है वो मार्केट में गर्दिश कर रही है। इससे मुल्क में तो इस्तेकाम नहीं आएगा, इससे तो मुल्क में बेचैनी ही आएगी। हमें जो है वो अब वो कानूनी तकाजे पूरे करने चाहिए और हमारे जो हुक्काम हैं, आला हुक्काम जो फैसला साज लोग हैं, उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि अब जो कुछ हो गया वो आगे बढ़े और जो इस मसले को हल करें किसी ना किसी तरीके से। ठीक है। अब ये जहाँ पर इस्लामाबाद में 3 नशिस्तों के कलअदम करार दिए गए, नोटिफिकेशन मैं बताऊं सिंध में भी ऐसा ही होगा और पंजाब में भी ऐसा ही होगा, सरहद में भी ऐसा ही होगा, इसी तरह होगा। इसलिए कि अदालतों को रुजू करेंगे और अदालतें जो है वो अपने तौर पर जो भी शवाहिद होते हैं और जैसे कि हमारे साथी ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा फेवर देने की कोशिश करती हैं जो कि उनसे रुजू करते हैं, तो इस तरह से स्टे लेंगी और ये इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, नोटिफिकेशन कलअदम होते रहेंगे। लेकिन मुल्क में जो है वो सियासी बहरान मजीद से मजीद बढ़ता जाएगा इस तरीके से। फैसल साहब, पॉइंट आपका क्लियर है। वकास के सामने मैं सवाल रखूंगी। वकास, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज के इस फैसले के बाद जो धांधली का मौकफ है, आपको लगता है वो दुरुस्त साबित हुआ? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा जबरदस्त फैसला दिया है, क्योंकि जब भी आर्टिकल 199 के तहत कोई भी अग्रीड पर्सन जो है वो कोर्ट से रिज्यू करता है कि मेरा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन राइट या फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट किया गया है, देन इट इज अ प्राइमरी लाइबिलिटी ऑफ हायर कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट इन पाकिस्तान के वो उसके फंडामेंटल राइट को इंश्योर करें, सेफगार्ड करें, प्रोटेक्ट करें। जब इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट से रिज्यू किया गया था तो वहां ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी कि हमारे डोमेन से बाहर आई है। एग्जैक्टली जब इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट से रिज्यू किया गया था तो वहां पे जो है तमाम एप्लीकेशन जो थी वो क्लब कर ली गई थी और क्लब करने के बाद उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, कहते हुए कि ये जितनी भी आपकी दरखास्तें आप रेलिवेंट फोरम पे जाएं और आपका जो रेलिवेंट फोरम है इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का ऑफिस है, जहां पे जाके आप एक एप्लीकेशन या पिटीशन फाइल कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू कैन मूव टू द इलेक्शन ट्रिब्यूनल। ये दोनों जो फोरम्स हैं ये इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर न्यूमिनेटेड है, एनंसिएटेड है और इसको एग्जॉस्ट किए बगैर यू कैन नॉट अप्रोच और यू कैन नॉट नॉक द डोर ऑफ लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट। लेकिन आज का ये जो फैसला है मैं ही समझता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की इन्फोर्समेंट और इंश्योरेंस की गारंटी देता है कि आपको वक्ती तौर पर अगर कोई शख्स समझता है कि उसको इररिपेयरेबल लॉस हो सकता है तो उस सूरत में स्टे भी किया जा सकता है, फैसला वक्ती तौर पर सस्पेंड भी किया जा सकता है और किसी रेलिवेंट फोरम को डायरेक्ट किया जा सकता है, हायर कोर्ट की तरफ से भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी। ये दोनों जो हैं हमारी ग्राउंड्स भी मौजूद हैं, प्ली भी मौजूद है और ये दोनों रेमेडीज किसी भी फरीक को दी जा सकती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के फैसले के बाद आप सिंध के अंदर भी इस तरह की आप पटिशन देखेंगे, 199 के तहत लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी पटिशन देखेंगे और इसके बाद एक आध नहीं बल्कि दर्जनों पटिशन फाइल होंगी जिसके अंदर वक्ती तौर पे एक रिलीफ देने के लिए इस्तदा की जाएगी कि जो भी हलकों के अंदर जहाँ पे फेयरली फ्रीली जस्टली इम्पार्शियल इंतखाबात नहीं हुए या एक फरीक जीत रहा था, रिजल्ट रोक दिया गया और दूसरे फरीक को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 24 घंटों के बाद या 48 घंटों के बाद जो है वो कामयाब करार दे दिया गया, तो वहां पे फॉर्म 45 और 47 अगर वहां पे बतौर टेंजिबल पीस ऑफ एविडेंस पेश हुए तो मैं समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि अदालत वक्ती तौर पे उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो सस्पेंड कर देगी। चूंकि कोई भी फरीक ये समझता है कि उससे इररिपेयरेबल लॉस हो सकता है, उसको बुनियाद बना के बिल्कुल अदालतों के पास
ये अथॉरिटी, इस्तकाक और ये पावर मौजूद है कि वो वक्ती तौर पे किसी भी अग्रीव्ड पर्सन को जो है वो रिलीफ दे सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद ये बारिश का वो पहला खतरा है कि जिसकी शायद तमाम लोग जो ये रिगिंग का, ये धांधली का रोना रो रहे थे और उनका ये कहना भी था कि फॉर्म 45, 48, 7 इनके पास है, इसको बुनियाद बना के इन तमाम शवाहद को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पे प्रोड्यूस करके वो रिलीफ दे सकते हैं और ये आज किसी हद तक ये रिलीफ दे भी दिया गया। बिल्कुल ठीक है, ठीक। मुझे अब यहीं से ब्रेक अनाउंस करना है, ब्रेक के बाद वापस आने के यहीं से कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ तरीके इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो किस पार्टी के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत, तहरीक इंसाफ के टूटने और आज़ाद उम्मीदवारों के बिकने की जो खबरें थीं वो फिलहाल दम तोड़ चुकी हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े ही अहम दावे भी किए गए हैं। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, रऊफ हसन, अलामा राजा, नासिर अब्बास और चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। इस इत्तेहाद को नौशाद साहब आप कैसा देखते हैं? शायद तहरीक इंसाफ के पास इसके अलावा वैसे तो कोई चॉइस नहीं है फिल वक्त जो मामला जिस तरह से चल रहे हैं, लेकिन जो सिचुएशन जिस मकसद के लिए ये इन इत्तेहाद का हिस्सा बना जा रहा है, मुझे लगता नहीं है कि जो मखसूस नशस्तें हैं वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवारों को मिल पाएंगी और या इन दोनों जमातों को मिल पाएंगी, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि चूँकि इलेक्शन कमीशन की एक जो प्रोसीजरल जो हमने देखा है अब तक वो ये है कि आप पहले विमेन रिजर्व सीट्स जो हैं उनकी और अपनी माइनॉरिटी की लिस्ट जमा कराते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, जो शायद पता नहीं, मैंने कल इनसे पूछा था राजा अब्बास साहब से एक प्रोग्राम में, हमारे जो प्रोग्राम है उसके अंदर उन्होंने मुझे कहा था कि जी हमने तो लिस्ट पीटीआई को दे दी थी। मुझे नहीं पता सुन्नी जो इत्तेहाद है उन्होंने कितनी खवातीन की नशस्तें जो हैं विमेन रिजर्व सीट के लिए कराई थी, और सेकंड बात यह है कि जो नाम वहाँ मौजूद हैं वो फिर रिजर्व सीट सुन्नी इत्तेहाद को मिलेंगी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी। अब अगर फर्ज कीजिए कि इसके अलावा सिर्फ पार्टी डिसिप्लिन की हद तक ये मामला है कि ये इत्तेहाद जो है वो दो जमातों से किया गया है, तो शायद उस हद तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होगा कि पार्टी डिसिप्लिन लागू होगा, लेकिन वो पार्टी डिसिप्लिन जो है वो उन्हीं पार्टियों का लागू होगा जिन पार्टियों से इत्तेहाद किया जा रहा है या जिनको आज़ाद उम्मीदवार जो हैं जिनमें शमूलियत इख्तियार करेंगे, उनके आइन के मुताबिक, उनके जो पार्टी के आइन है उसके तहत जो पार्टी डिसिप्लिन बनता है वो उसके हिसाब से होगा। डिफेक्शन की सूरत में यकीनन जो इलेक्शन एक्ट है वो उसके तहत वो मामलात को देखा जाएगा। लेकिन दो बड़े मसाइल आपको हमारे हैं, आजम चौधरी साहब वो ना मेरे साथ जो प्रोग्राम में मेरे सेकंड पैनलिस्ट होते हैं, जी जी, वो रिमोट कंट्रोल पार्टियों का जिक्र करते हैं। हाँ जी। तो मेरी नज़र में ये जो पार्टियां हैं ये भी रिमोट कंट्रोल पार्टियां ही हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि रिमोट कंट्रोल पार्टियों के साथ जब आप इत्तेहाद करते हैं या उनके साथ आप चलते हैं तो उसका इन द लॉन्गर रन फायदा होगा कि या नहीं होगा। लेकिन अब इस वक्त मुझे ये भी मालूम है, ये बात प्रोवाइडेड कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब ये चॉइस जो है, फिलहाल तो पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी एक दूसरे के साथ इत्तेहाद की फिलहाल समझ नहीं आ रही। तो मंझे हुए सियासतदान, ये तो बड़ी पुरानी पार्टीज और एक दूसरे के साथ अभी तक इत्तेहाद और इराक़ के कंफ्यूजन में, आखिर ये भी तो किसने कहा आपको कि समझ नहीं आ रहा? अभी देखिए ना 5वां रोज है इनका, आज की मुज़ाकरात का कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही, क्लियर नहीं है कुछ। और बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि मैं आपको वजारतें नहीं हमें चाहिए, लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर के लिए हम वोट दे देंगे। कोई डेडलाइन दी गई थी किसी जमात से या उनका जो मुज़ाकरात है लेकिन नौशाद साहब आप खुद देखिए 8 फरवरी का दिन और आज का दिन अभी तक कोई पिक्चर क्लियर नहीं हुई। अभी तो असेंबली इजलास तक जाना है, अभी तो हल्फ के बाद भी मामला तय होने हैं, जब हल्फ ले लिया जाएगा उसके बाद भी बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। अभी बहुत कुछ है जो कि अभी सियासतदान जो होते हैं ना, सियासतदान कभी भी अपने तमाम तर कार्ड्स खोलकर सबके सामने नहीं रखते। अभी भी नौशाद साहब आपको नहीं लगता टाइम बहुत ज्यादा क्या लगता है कि ये अभी किसने कहा टाइम, ये आप कैसे तय कर रही है कि टाइम बहुत गुजर गया? क्या 21 दिन का वक्त गुजर चुका? क्या असेंबली का इजलास हो चुका? क्या इलेक्शन वज़ारत उज़्मा का हो चुका? हमारी सूरत हाल है
कि हम पहले ही आइन को उस तरीके से नजरअंदाज करके इलेक्शन किस तरह से डिले टैक्टिक्स के बाद जिस तरह से हमने इलेक्शन कराए, इलेक्शन पहले हो जाने चाहिए थे, हुकूमत साजी हो जानी चाहिए थी, इंटरिम गवर्नमेंट को उस तरीके से ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए था। एक स्टेबिलिटी मुल्क में जरूरी है। आज से 4 माह पहले की या 3 माह पहले की या 2 माह पहले की, तो आपके मुताबिक हम मजीद और डिले कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इस चीज का मुताबिक है, हर सियासी जमात जो हुकूमत साजी में इस वक्त इन्वॉल्व है, उन्होंने अपने अपने इंटरेस्ट वॉच करते हुए पार्टियों के, उन्होंने किसी एक ऐसे नुक्ते पर पहुंचना है जिसके लेकिन ऊपर यही तो बात है नौशाद साहब, कब पहुंचना है? खालिद साहब को टाइम शॉर्ट है, हुकूमत खालिद साहब से मैं चाहूंगी जिसके तहत पॉइंट से थोड़ा आगे कंटिन्यू करें। लेकिन खालिद साहब मेरा सवाल ये भी ऐड कर लीजिएगा, बैरिस्टर गौहर ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें हैं वो जीत चुकी हैं। अब उनकी जीत एक तरफ है, दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी की, आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में पिक्चर क्लियर कब होगी? देखिए, इसमें अभी बड़ा वक्त लगेगा। बैरिस्टर गौहर जो कह रहे हैं वो पीटीआई का पहले दिन से, जिस दिन इलेक्शन हुए थे उसके दूसरे दिन जब रिजल्ट आना शुरू हुए तो पीटीआई का ये दावा सामने आ गया था। अभी वो यही बात कर रहे हैं, लेकिन इस दावे की सच्चाई जो है, इसको क्या म्यार कौन सा है जिसके ऊपर इसको जांचा जा सकता है? जाहिर है किसी जगह पे फैसला होगा ना इसका, तो फैसला करना है इलेक्शन कमीशन ने। तो इलेक्शन कमीशन के फैसले तक मैंने बताया कि बहुत सी रुकावटें ये आ जाएंगी कि पीटीआई को मतलूबा जो उसके अरकान है वो पार्लियामेंट में दस्तयाब नहीं होंगे। अच्छा। और ये भी नहीं मुमकिन कि सारी अरकान जो एप्लीकेशन लेके जाएगा, जो अपनी कोर्ट में किसी में जाएगा, अगर उसके पास कोई ज्यादा बेहतर ग्राउंड नहीं होगी तो ये जरूरी नहीं है कि वो कोर्ट जो है हर किसी का नोटिफिकेशन सस्पेंड कर देगी। ये ऐसा नहीं है, कहीं अदालतों ने ये तय नहीं किया। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम पीटीआई की कहीं कोई समझ रहे हैं कि वो हक पे नहीं है, वो बिल्कुल ठीक होंगे और उनके नजदीक जो धांधली का इल्जाम है वो दुरुस्त होगा। तो हम उस तजिए की हद तक रह सकते हैं। बाकी ये बात है कि ये जैसे अभी नौशाद बात कर रहे थे कि ये जो अभी जिस पार्टी को ज्वाइन करने की कोशिश की है और ज्वाइन कर लिया है इसको, अपना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, इससे पहले मजलिस वादत को उन्होंने किया था, ज्वाइन किया था, लेकिन वो एक रिएक्शन आ गया। उस रिएक्शन की वजह से उनको फिर बिल्कुल दूसरे जावी पे जाके दूसरी एक ऐसी इत्तेहादी पार्टी को ज्वाइन करना पड़ा। बेसिकली वहां पीटीआई के लिए बड़ा मसला बन रहा है कि जो मजहबी बुनियाद पर सियासत करने वाले छोटे ग्रोह हैं और जिनकी सियासत में थोड़ा सा कहीं इंतहा पसंदी का एलिमेंट भी पाया जाता है, और ये पार्टी के पीटीआई के अपने रहनुमा भी ये बातें तस्लीम कर रहे हैं कि पार्टी में इन इश्यूज पर इख्तलाफात सामने आ गए हैं और आते हैं, तो ये पीटीआई के लिए कोई इतना अच्छा फैसला शायद ना हो। बेसिकली चाहिए तो ये था पीपल्स पार्टी अच्छा फैसला होगी। नहीं, पीपल्स पार्टी वो एक अलग बहस है, वो एक दूसरी बात है ना, बिल्कुल दो पॉलिटिकल पार्टीज की बात है। मेरे अपने ख्याल के मुताबिक अगर पीटीआई के लिए बेहतर रास्ता ये था कि जिस दिन इनके इंटर पार्टी इलेक्शन में इंतखाबी निशान भी ले लिया गया, गलत सही जो भी इसको माना जाए, जो भी पार्टी इसको जिस तरह मानती है, लेकिन इनको फौरी तौर पर अपने इंटर पार्टी इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए था। 10-15 दिन में इलेक्शन की जैसे ही वो गहमा गहमी खत्म हुई उसके बाद ये अपने पार्टी के इलेक्शन करवाते, क्योंकि फैसला ताखीर से हुआ है और इस दौरान इन्होंने कुछ सोच समझ के ये 2 पार्टियों को, और 2-3 और पार्टियां भी थी, इस तरह जमात इस्लामी के बारे में भी इनकी सोच थी, तो ये तय किया था। अब नुकसान वही होगा और बिल्कुल ये मुझे कानूनी जंग एक नई नजर आ रही है। वो ये है कि जब ये अपनी मखसूस सीटों के लिए, मिनॉरिटी की सीटों के लिए, खवातीन की सीटों के लिए जब ये जाएंगे तो पीटीआई के कैंडिडेट, पीटीआई के जो नाम वो देंगे शायद वो पार्लियामेंट में ना पहुंच सके, और अगर पहुंच सकेंगे तो उनके रास्ते में रुकावट बड़ी होगी। इसमें एक नई कानूनी जो है ना जंग, वो पीटीआई को लड़नी पड़ेगी। बाकी ये जो इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग का मामला चल रहा है, ये बिल्कुल इनको जल्दी इसमें करना चाहिए, अगरचे उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि उन्होंने कितने टाइम में करना था, पर ये दोनों पार्टियां बड़ी तजर्बाकार हैं। वो इससे पहले बात करेंगे खालिद साहब, लेकिन एक ब्रेक के बाद करेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट में हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर डिले क्यों किया जा रहा है। लेकिन वकास, उससे पहले सिर्फ यही सवाल कि तहरीक इंसाफ को इस इत्तेहाद के बाद क्या रिजर्व सीट्स मिल सकेंगी? देखें जी, रिजर्व सीट जो है आपको आपकी पार्टी की वजह से मिलती हैं, जितनी आप नशिस्तें लेते हैं। अगर आप किसी के साथ अलाइनमेंट में आते हैं, इत्तेहाद में आते हैं, तो उस इत्तेहाद की वजह से आपकी रिजर्व सीट्स आपको नहीं दी जा सकती। 2 बुनियादी कानूनी नुक्ते हैं। एक नुक्ता ये कि पीटीआई से सिंबल तो उनका ले लिया गया, बैट पे तो वो कंटेस्ट नहीं कर सके बल्ले के निशान के ऊपर, लेकिन क्या जो पीटीआई है एज अ पॉलिटिकल पार्टी वो डिसॉल्व हो चुकी है
क्योंकि उसके डेजुलेशन का जो प्रोसेस है वो आइन के आर्टिकल 17(2) के अंदर लिखा गया है, इसी तरह इलेक्शन लॉज के अंदर भी मौजूद है। और उसके लिए बाकायदा तौर पे आपकी जो वफाकी हुकूमत है वो नोटिफिकेशन जारी करती है और फिर रेफरेंस भेजा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा जाता है और फिर शवाहिद दिए जाते हैं कि अगर कोई भी सियासी जमाती जो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, सबरेनिटी और पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के खिलाफ काम करती हैं, दुश्मन के झंडे को प्रमोट करती है, तो फिर डिसॉल्व होती है। मेरा बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये मानना है कि जो पीटीआई है उसकी एग्जिस्टेंस तो है, वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी डिसॉल्व तो नहीं हुई। तो क्या ये एक बड़ा बुनियादी लीगल नुक्ता है जिसको शायद आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कानूनी हलकों में सबसे ज्यादा बहस मुबासा किया जाएगा कि क्या ये लोग जो कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ के जो कि पीटीआई के हमायत याफ्ता थे, क्या फिर से पीटीआई की अम्ब्रेला के अंदर इस सियासी जमात को पार्लियामेंट के अंदर जाके ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली निशात साहब की बात से मैं एग्री करूंगा कि जब एक लिस्ट दे दी जाती है महसूस नशिस्तों के हवाले से, चाहे वो खवातीन की हो चाहे अक़लीतों की हो, जो जमात देती है उसी जमात को दी जाएंगी। लिहाजा अगर ये जितने भी मेंबर्स हैं किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, अभी तो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी के अंदर लड़े हैं, किसी भी जमात की हमायत तो हो सकती है, लेकिन लीगली तो वो बाउंड नहीं है कि वो किसी जमात को ज्वाइन नहीं कर सकते। वो इराकी तौर पे तो आप उनको कोई धमकी दे सकते हैं, जिस तरह हमने देखा कि इनके घरों को जला दे, खुदा ना हादसा, ये जो पिछले दिनों में हमने चीजें सुनी। मैं ये समझता हूँ कि अगर सुन्नी जमात के साथ या किसी भी जमात के साथ उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो वो जमात जिसको वो ज्वाइन करते हैं उनकी जो रिजर्व सीट्स हैं जो उन्होंने नाम दिए थे अक़लियतों की सीट्स के हवाले से या खवातीन की सीट्स के हवाले से, वो उनको नशिस्तें दी जाएंगी, पीटीआई को नहीं नशिस्तें दी जाएंगी। लिहाजा ये दोनों जो लीगल नुक्ते हैं, कानूनी नुक्ते हैं, पॉइंट्स हैं, 2000 क्लिस्टर के इन माई आइज। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले वक्त में सबसे इंपॉर्टेंट जो डिबेट होगी वो इसी पॉइंट के ऊपर होगी कि क्या पीटीआई जो है बतौर जमात जो डिसॉल्व नहीं हुई, क्या पार्लियामेंट के अंदर जाके ये दोबारा अपनी एग्जिस्टेंस को रिटेन कर सकेंगे, रिस्टोर कर सकें। दैट वुड बी $1 मिलियन क्वेश्चन। और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर शायद इसके ऊपर सबसे ज्यादा में बहस और मुबासा भी नजर आए। अगर वैसे मैं आपको एक अर्ज करूं, अगर ये होता ऐसा, ये पोजीशन अगर होती ना, तो फिर पीटीआई ये सारी कोशिश ना करती कि वो आजाद उम्मीदवार जो हैं उनको किसी पार्टी में शामिल करने की कोशिश न करती, उनको जरूरत ही ना पड़ती कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से या मजलिस से, क्योंकि उनको बिल्कुल वो ये काम ना करते। ठीक, फैसल साहब आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? कि उनकी वही पॉलिसी होगी और वो उन्होंने वाज़े तौर पे किया कि जो पीटीआई के बानी हैं उनकी जो पॉलिसियां हैं, उनके जो अहकामात हैं, हम उनको जो है फॉलो करेंगे और उसके अलावा हट के नहीं चलेंगे। तो इसीलिए जो इनके लिए एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग हुई है और जाहिर सी बात है ये जो है सिर्फ ज़बानी नहीं होगी, तहरीरी भी होगी। तो इसीलिए जो है वो पीटीआई के आज़ाद अरकान जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर वही मखसूस सीटों की मसला पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन इस बारे में क्या फैसला करता है कि मखसूस नशिस्तें जो है वो दी जाएंगी, इसलिए कि पहले जो है वो फहरिस्त दी जाती है। साबिक जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे वो उनसे बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि वो अपडेट हो सकती है, लेकिन अब ये चीज़ सामने आ रही है कि ऐसा नहीं हो सकता। पहले से जो लिस्ट जमा करवाई जाती है उसी पर जो है वो फैसले होते हैं। तो ये फिर एक और मज़ीद बहरान आएगा कि मखसूस नशिस्तें जिसके लिए पीटीआई ये तमाम चीज़ें कर रही है उस पर जो है वो क्या उसके नताइज निकलते हैं। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पीटीआई ने उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा कि उनसे जो है वो उनके इंतखाबी निशान भी ले लिया था और तमाम चीज़ें ले ली थी। तो वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर थे तो उन्हें किसी न किसी जो है वो सियासी ग्रुप का हिस्सा बनना था, उसमें शामिल होना था। तो इसीलिए जो है वो पीटीआई के आज़ाद अरकान जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं और अब देखते हैं कि आज़ाद मखसूस नशिस्तें जो है वो उनको मिल सकती हैं या नहीं। बिल्कुल ठीक है, अब मुझे ब्रेक अनाउंस करना है। ब्रेक से वापस आने के बाद जो है हम आपके सामने सवाल रखेंगे कि आखिर हुकूमत साजी के लिए जो सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं वो कामयाब क्यों नहीं हो पा रही। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत साजी के लिए सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। पुराने इत्तेहादी भी दोबारा इत्तेहाद करने से इज्तनाब करने लगे हैं और क्योंकि हुकूमत ले या ना ले मुस्लिम लीग नून भी इस टाइम कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई दे रही है। हुकूमत साजी के इस अहम मरहले में नवाज शरीफ साहब जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी मंजर आम से गायब हैं। जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि एक बार फिर काबीना का हिस्सा
साफ बनने से इनकार कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी हुकूमत में रहना भी चाहती है, लेकिन जिम्मेदारी से भी वो भाग रहे हैं। वो चाहते नहीं है कि किसी ना किसी तरह हम दूर रहें, हम वजारतें नहीं लेना चाहते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए हम वोट जरूर दे देंगे। ऐसी सूरत हाल में, इस कंफ्यूजन में, ये जो 5वां दौर है इनके मुज़ाकरात का, पीपल्स पार्टी और नून लीग का, ये आखिर क्यों ख़त्म नहीं हो रहा? क्यों हुकूमत साजी इल्तवा का शिकार है? पूछेंगे सबसे पहले खालिद फारूकी साहब से। खालिद साहब, आपको क्या लगता है कि इस तरह तो मजीद डिले तो फिर पॉइंट तो यही है ना कि कहीं ना कहीं तो मामलात इनको तय करने पड़ेंगे? देखिए सना, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मुझे लगता है ये इनकी लड़ाई जो है ना, ये कोई लड़ाई शड़ाई नहीं है, मुझे ड्रामा भी लग रहा है। अच्छा। क्योंकि ये देखिए कुछ चीज़ें पहले से तय हो चुकी थी कि एक अलायंस बनेगा, उस अलायंस में पीपल्स पार्टी होगी, नून लीग होगी, बाकी जमातें होगी, और ये चीज़ें जो थी उसमें अगर सिर्फ ये फ़र्क हमें नज़र आया कि नवाज शरीफ साहब हमें प्राइम मिनिस्टर बनते नज़र नहीं आए और उनकी जगह शहबाज शरीफ आ गए, लेकिन सारे कई एक हल्के जो थे वो ये कहते थे कि आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट हो गए। अब अगर कहीं किसी जगह पे कोई दुश्वारी इसमें है या प्रॉब्लम कहीं किसी जगह पे वाकयातन है, तो वो ये है कि पीपल्स पार्टी इंश्योर करना चाहती है कि आसिफ जरदारी का जो प्रेसिडेंट बनने का जो वादा हुआ है वो पूरा हो सके। अच्छा। अगर वो वादा जो है उनको पूरा होता नजर आता है तो वो प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट भी देंगे और वो, आज ये याद रखें, वो कैबिनेट का हिस्सा भी बनेंगे। ये जो बार्गेनिंग होती है ना, सियासी बार्गेनिंग, इससे कभी किसी को रोकते नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा होता है। दूसरे मुल्कों में आप इंडिया की मिसाल ले लें, किसी और मुल्क की मिसाल ले लें, जहाँ पे सियासी जमातें मुंतखब होकर आती हैं और वो इसी तरह की, अमेरिका की जमहूरियत मुख्तलिफ है, ये जो हमारे जैसे मुल्कों में जमहूरियत होती है, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज बार्गेनिंग करती हैं और ये पार्लियामेंट का और जमहूरियत का एक हुस्न भी होता है। इनकी लड़ाई रहने दें, पार्लियामेंट के अंदर टेबल के ऊपर जितना भी ये करते हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के जो हालात हैं, मैं ये समझता हूँ कि दोनों मेच्योर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर वो अपने अलायंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उनको इस बेयकीनी को और गैर यकीनी को उन्हें ख़त्म करना चाहिए। इसलिए कि अगर ये सियासी गैर यकीनी बरकरार रहती है तो फिर आपके लिए मुआशी बहरान जिसको हमने सर पे उठा रखा है और हम उसके नीचे हैं, दबे चले जा रहे हैं, उसका हम मजीद शिकार होंगे। ये जो इस वक्त इनकी दोनों पार्टियों की जो लीडरशिप नीचे एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही है, उसका उनको एक फ़ायदा भी हो रहा है कि उन्होंने तमाम का तमाम मीडिया, तमाम का तमाम हर फोरम जो है वो पीटीआई के हवाले नहीं कर दिया, क्योंकि इस वक्त पीटीआई को तो अपनी पड़ी है, वो अपनी धांधली के खिलाफ वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अगर ये दोनों पार्टियां भी कुछ नहीं करेंगी, लेकिन खालिद साहब, उनकी इस बयानबाजी से उनका अपना वोटर सपोर्टर भी नाराज नहीं, कोई देखिए मैं आपको फिर बताऊं ना, वोटर सपोर्टर हम अपनी ऐनक से देखते हैं, वोटर सपोर्टर की अपनी ऐनक है, उसका अपना धड़ा है, उसके अपने नजरियात है, उसकी अपनी सोच है। मुझे कोई सिंध में पीपल्स पार्टी का बंदा टूटता नजर नहीं आया कि भी आपने इतने दिनों में ये क्यों नहीं कर लिया। मुझे कोई पीएमएलएन का बंदा टूटता नजर नहीं आया। सारे लोग इस इंतजार में हैं कि हुकूमत साजी का मरहला कब मुकम्मल होता है। लेकिन मैंने कहा कि ये सारा कुछ बच्चों का खेल नहीं, इसके बावजूद चाहिए ये कि इस चीज को जितनी जल्दी ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये तय कर लें, उतना ही मुल्क के लिए बेहतर है, क्योंकि डिले की शक्ल में जो गैर यकीनी जो है ये है। और दूसरी बात यह है कि ठीक है, पॉइंट आपका क्लियर है। मुझे नौशाद साहब को टाइम देने दीजिए, एक्चुअली टाइम बहुत शॉर्ट है। नौशाद साहब, हुकूमत साजी का इतना अहम मरहला और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मंजर आम से गायब, मरी में मौजूद, और लेकिन कोई भी सियासी जो मुलाकात है वो स्केड्यूल नहीं है, आखिर क्यों अवॉइड कर रहे हैं? उन्होंने अवॉइड करने की उनको ज़रूरत कोई नहीं है। देखिए, कल भी आपको पता होगा, शायद आपके इल्म में आया होगा, कुछ सऊदीज़ जो हैं वो नवाज शरीफ साहब से उनकी रिहाइशगाह में मुलाकात उन्होंने की है। बहुत सारे मामलात पसे पर्दा चल रहे हैं। कुछ चीज़ें अलबत्ता ये ज़रूर थी कि अपने अपने जो हिस्से से ज़रा तजावुज़ करके कुछ लेने की कोशिश की गई थी, कुछ ब्लैकमेलिंग एलिमेंट आया था, तो उस ब्लैकमेलिंग एलिमेंट को और अपने जो हिस्सा वकदरे जुस्सा से बाहर निकलकर डिमांड किए जाने की कोशिश की गई थी। भाई ये पॉलिटिकल जो पीपल्स पार्टी कर रही सबसे ज्यादा इसमें देखें, ये हर पार्टी जो है वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करती है। हर पार्टी ने बार्गेन करना है, उसके लिए उसकी कोशिश होगी जो मैक्सिमम वो किसी से अटेन कर सकती है वो करे। अगर फर्ज कीजिए कि जो पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उसको काबीना का हिस्सा बने बगैर अगर बहुत कुछ मिल जाए तो वो क्यों ना ले, और नून लीग जो है वो ये समझे कि जी काबीना में हिस्सा दिए बगैर हम जो ये जिम्मेदारी क्यों लें, तो वो भी हक बजाने है। ये जो आपको खालिद साहब ने एक बड़ी पते की बात बताई कि देखिए, ये तमाम जो टेबल टॉक होती है
ये तमाम पार्लिमान के अंदर जो गुफ्तगू होती है या उसके अंदर जो आपस में निगोशिएट होते हैं, क्योंकि वो भी असम्बली बिजनेस को समझते हैं, हम भी जानते हैं, हमें पता है एब्सटेन करने का मतलब क्या होता है, हमें पता है कि किस वक्त आंख मारी जाती है और वो जो है वो बाइकआउट कर दिया जाता है और उसका बिल किस तरह से पास होते हैं। सो ये सारा जो एक पार्लिमानी सियासत का जो निजाम है, तरीकाकार है, वो बेहतर तरीका है। अगर फर्ज कीजिए कि जमहूरियत के अंदर अगर टेबल टॉक के डिस्कशन से तय नहीं होने मामला, तो किस तरह तय होने? और पीपल्स पार्टी के जो दरमियान मामलात हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जल्दी तय पाए जाएंगे या फिर मुश्किल नजर आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह आसिफ अली जरदारी की या बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी की अगर माजी की सियासत को सामने रखा जाए तो वो इन नामसाइब हालात के अंदर भरपूर फायदा उठाएंगे, हर अपनी मर्जी का काम करवाने की कोशिश करेंगे। अगर वो सदारत चाहते हैं आसिफ अली जरदारी की, उनको सदारत भी दी जाएगी। अगर वो चेयरमैन सेनेट बनना चाहते हैं वो भी दिए जाएंगे। जितने भी आईनी होते हैं जो अगर असम्बलियाँ डिजॉल्व भी होती हैं, केयर टेकर सेटअप भी आता है, तब तक भी अपना मैंडेट और अपनी वो कुर्सी या डेजिग्नेशन को इंजॉय करते रहेंगे। तो मेरा तो बड़ा इस बारे में क्लियर मौकफ है कि वो तो अपने मफादात की सियासत पहले भी करते आ रहे हैं और अब भी करेंगे। जहाँ तक इनके वोटर सपोर्टर जो है उनके नाराज होने की बात है, मेरे ख्याल में इनके वोटर सपोर्टर भी इनके नजरिए के मुताबिक, इनके एजेंडे, इनके मंशूर, इनकी पॉलिसीज के मुताबिक विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने नजरियात बदलते रहते हैं और उसके मुताबिक ही चलेंगे। अगर नून लीग जो इत्तेहाद करना चाहती है तो इस सूरत में मुझे नहीं लगता कि इनके वोटर सपोर्टर पर ये चीज इम्पैक्ट करेगी या कोई भी एडवर्स इम्प्रेशन जो है वो क्रिएट कर सकती। हाँ, ये जितना इस वक्त कठिन और मुश्किल मरहला है, मेरे ख्याल में जो बिल्ली के गले में घंटी बांधना ये इंतहाई दुश्वार होगा। अगर नून लीग जो है वो हुकूमत देती है, जो कि बज़ाहिर नजर भी आ रहा है। ठीक है वकास, पॉइंट आपका क्लियर है। फैसल, नई हुकूमत का क़याम जल्दी अमल में आ जाएगा, हम उम्मीद कर सकते हैं? देखें, बिल्कुल आ जाएगा नई हुकूमत का क़याम। वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ होंगे और जैसे कि हमारे दोस्तों ने बताया कि पीपल्स पार्टी अपना फ़ायदा उठाएगी। सदारत, स्पीकर, सेनेट की चेयरमैनशिप, तब्दीली तमाम चीज़ें जो है वो पीपल्स पार्टी अपने पास रखेगी। और ये मैं ये समझता हूँ कि एक तरह से ये पहले से सेट था, इसीलिए जो है वो नवाज शरीफ साहब भी जो है वो मरी में गए, अपनी छुट्टी मनाएंगे आराम से। और जो इलेक्शन की टेंशन थी वो ख़त्म करेंगे। सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता सामने आ जाएगी और सियासतदान तमाम पत्ते एकदम नहीं खोल देते और इसीलिए ये ताख़ीर हो रही है। एक तरह की ये नूरा कुश्ती है और ये सेटल हो जाएगा तमाम चीज़ें। ऐसा नहीं है कि नहीं सेटल होगा और बहुत जल्द ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। और आज ये कहा जा रहा है कि फाइनल राउंड जो है वो तकरीबन हो जाएगा। और किसी न किसी हद तक तहरीरी तौर पर ये जो हुकूमत साजी के लिए दोनों पार्टीज के दरमियान मामला तय हो पाएंगे। ठीक, और आपके मुताबिक ऑलमोस्ट तमाम ही पैनलिस्ट के मुताबिक जो पसे पर्दा मुलाकातें थीं या पसे पर्दा चीज़ें हैं उनके मुताबिक डील्स हो चुकी हैं, मामलात काफ़ी हद तक तय पा चुके हैं। लेकिन अब ठीक है, कुछ ही टाइम लगेगा, हुकूमत भी नई बन जाएगी। ऐसे में हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज़ जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए अपना प्रोटोकॉल भी उन्होंने लेना शुरू कर दिया है और उनकी अहम मुलाकातें भी इस हवाले से शुरू हो चुकी हैं। इस हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे लेकिन आने वाले प्रोग्राम्स में। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नौशाद सारा शुक्रिया, खालिद फारूकी साहब, फैसल शकील साहब, बैरिस्टर वकास अब्रेज़ साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।